यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कैसा हो यदि आपको एक ही टॉपिक के वो सभी मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज मिल जाएं एक ही वीडियो में, तो कैसा रहेगा। तो आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने टॉप 20 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज लिए हैं। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला शानदार प्रश्न कि शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है एथनोग्राफी, दूसरा है न्यूमिस्मेटिक्स, तीसरा है आर्कियोलॉजी या और चौथा है एपिग्राफी। तो शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका एपिग्राफी, जिसको हिंदी में पुरालेख बोलते हैं। बात करें यहाँ पे जो विभिन्न जातियां होती हैं और संस्कृति होती हैं, उसके जो है वैज्ञानिक विवरण को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है एथनोग्राफी। ठीक है। और सिक्कों एवं अन्य मुद्राओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है, याद रखेंगे, न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्कों और जो है अन्य मुद्राओं के अध्ययन को। ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो होगा ऑप्शन डी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता एक युग की सभ्यता थी, कौन सा, तांबा, कांस्य, लोहा या पत्थर। बताइएगा जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कौन सी युग की सभ्यता थी, आपसे पूछा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा इसका, वो क्या हो जाएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कांस्य युग की सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता जो इसको बोलते थे, क्योंकि यहाँ पे कांसे से बनी जो वस्तुएं हैं उनका प्रयोग किया जाता था। जैसे कांसा जो है आपका वो तांबा और टिन से धातु से जो है बना होता है, मतलब मिश्र धातु से लोग यहाँ पे परिचित थे। ठीक है। और बात करें एक मोस्ट प्रश्न की कि जो कांस्य की नर्तकी की मूर्ति जो आप देख रहे होंगे, ये पूछा जाता है ये कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो आप कहेंगे ये कहाँ से प्राप्त हुई थी, मोहनजोदाड़ो से ये प्राप्त हुई थी। ये बात ध्यान रखेंगे। कैसी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। प्रश्न नंबर 3 है कि बनावली हरियाणा के किस जिले में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता काल से संबंधित एक पुरातत्व स्थल है। बनावली का आपसे पूछा है कि ये हरियाणा के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है सिरसा, ऑप्शन बी है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी है फतेहाबाद, ऑप्शन डी है जिंद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जरा सोचिएगा क्या होगा। जो बनावली है वो आपकी हरियाणा के आपके फतेहाबाद जिले में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें यहाँ पे हम बनावली की, तो यहाँ से बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं सिंधु सभ्यता से संबंधित, जिसमें जो है मिट्टी से बने हल की आकृति प्रमुख है। मिट्टी से बने हल की आकृति क्या है, प्रमुख है। मिट्टी से बने हल की आकृति कहाँ पाई गई, बनावली। ये ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा गया है। और इससे ही क्या पता चलता है कि यहाँ के लोग कृषि कार्य भी जो है वो करते थे। ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मोहनजोदाड़ो की खोज के साथ किस भारतीय का नाम जुड़ा हुआ था। ऑप्शन ए है आर डी बनर्जी, ऑप्शन बी है आर डी चटर्जी, ऑप्शन सी है डब्ल्यू सी बनर्जी, ऑप्शन डी है एस एन बनर्जी। तो बताइएगा यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर, जरा सोचिएगा। ये चित्र देख के आप जरा सोचिएगा कि मोहनजोदड़ो जो था इसकी खोज के साथ किस भारतीय का नाम जुड़ा था, तो आप कहेंगे आर डी बनर्जी। क्या, राखल दास बनर्जी। पूरा नाम क्या है, राखल दास बनर्जी। तो इसकी खोज की यदि हम बात करें तो कब हुई थी, तो याद रखेंगे 1922 में हुई थी। ठीक है। कब हुई थी, 1922 में हुई थी। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये यदि आपसे एग्जाम में बन जाए कि मोहनजोदाड़ो है कहाँ, तो ये पाकिस्तान के लरकाना, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के आपके कहाँ है, लरकाना जिले में है। कहाँ पे है, लरकाना जिले में है। ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। ठीक है। चलिए एक जरूरी और बात यहाँ पे जो एग्जाम में पूछी जाती है, क्या पूछी जाती है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ बता दीजिए क्या होगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होगा, तो याद रखेंगे मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो होता है मुर्दों का टीला। किसका, मुर्दों का टीला। ये आप ध्यान रखेंगे, कई बार प्रश्न एग्जाम में बना है दोस्तों। ठीक है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी नई वीडियोस के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 5 है कि किस हड़प्पा स्थल में एक जुते हुए खेत की खुदाई के साक्ष्य पाए गए हैं। जुते हुए खेत की खुदाई के साक्ष्य जो है वो किस हड़प्पा स्थल में पाए गए हैं। ऑप्शन ए है राखीगढ़ी, ऑप्शन बी है कोडदिजी, ऑप्शन सी है नागेश्वर, ऑप्शन डी है कालीबंगा।
तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कालीबंगा। ठीक है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा। और ये आपकी कहाँ है कालीबंगा की यदि हम बात करें तो ये आपका कहाँ है? ये आपके राजस्थान। कहाँ पे है ये? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पे? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ये आप ध्यान रखेंगे। और बात करें कालीबंगा का अर्थ की बात करें तो क्या होता है? कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां। क्या होता है? काली चूड़ियां। कई बार पूछा गया है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इसकी खोज की बात करें तो 1952 में जो है अमलानंद घोष द्वारा इसकी खोज की गई थी। इतना सब कुछ आप साथ के साथ दोस्तों तैयार कर लें। और एक बात और, जब मैं आपसे प्रश्न कराऊं, चलिए जब मैं आपसे प्रश्न कराऊं और विकल्प आपको बोलूं तो आप मन में ही उसका आंसर सोचने का प्रयास करिएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको पता लगेगा कि कितनी तैयारी आपकी है। ठीक है, चलिए दोस्तों, सभी प्रश्न दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, लास्ट तक ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न नंबर 6 है। क्या है प्रश्न 6 की हड़प्पा स्थल जो है लोथल, ये कहाँ स्थित है? आपसे पूछा है एक हड़प्पा स्थल है लोथल, ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी है पंजाब। तो बात करें लोथल, तो लोथल क्या है ये आपको मैं यहाँ पे बात करें तो लोथल क्या है? एक बंदरगाह है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है, आप चित्र में देख रहे होंगे। ठीक है, लोथल क्या है? एक बंदरगाह है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है। अब ये पूछा जा रहा है आपसे कि ये कहाँ स्थित है। ठीक है, तो कहाँ स्थित है ये लोथल? तो आपसे यदि पूछे तो ये राजस्थान, सॉरी, ये आपका कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। और गुजरात में भी कहाँ? अहमदाबाद के पास। कहाँ? अहमदाबाद के पास ये आपका भोगवा नदी पर है। कहाँ पे? भोगवा नदी पर है। ठीक है, बात करें इसकी खोज की तो 1955 में, कहाँ पे, कब? 1955 में जो है एस आर राव द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? एस आर राव द्वारा इसकी खोज की गई थी। इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान निम्नलिखित सामग्रियों में किसका उपयोग मुख्य रूप से मोहरें बनाने के लिए किया गया था? देखिए यहाँ पे मोहर देख पा रहे होंगे, इस तरीके की मोहर जो थी हड़प्पा सभ्यता के दौरान प्रचलित थी। तो किस सामग्री का उपयोग किया गया है? आपसे पूछा है प्लास्टिक, टेराकोटा या रबड़, बताइए इनमें से किसका प्रयोग किया गया जाता था? ये आपसे पूछा है। ऑप्शन आपके सामने इधर हैं, पहला और दूसरा, मतलब इसमें से आपको बताना है इन तीनों में से दूसरा या तीसरा, केवल तीसरा या केवल दूसरा। तो हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो मोहरें थीं उनको बनाने के लिए टेराकोटा, ठीक है, टेराकोटा और धातु और पत्थर जैसी सामग्रियों से जो है मूर्ति, मोहरें, मिट्टी के बर्तन और गहने ये बनाए जाते थे। तो केवल सेकंड, केवल द्वितीय यहाँ पे सही होगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, केवल दूसरा सही होगा। ठीक है, टेराकोटा, प्लास्टिक, रबड़ वगैरह ये यहाँ पे अनजान थे लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है कि कौन सा वृहद हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? ठीक है, ये स्थल आपके सामने है, चित्रनुमा आकृति में दिख सकते हैं। कौन सा वृहद हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? आपसे पूछा है। ऑप्शन है ए है धौलावीरा, ऑप्शन बी है राखीगढ़ी, ऑप्शन सी है कालीबंगा या ऑप्शन डी है आलमगीरपुर। बताइएगा कौन सा हरियाणा में स्थित है, इन चारों में से आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? राखीगढ़ी जो है आपका वो हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राखीगढ़ी जो है हरियाणा के हिसार जिले का एक गांव है, याद रखेंगे। कहाँ? हिसार जिले का, और ये घग्गर नदी के पास बसा हुआ है। ठीक है, बात करें इसकी खोज की तो 1969 में, कब? 1969 में इसकी खोज जो है सूरजभान द्वारा की गई थी। सूरजभान द्वारा इसकी खोज की गई थी, याद रखेंगे, सूरजभान द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9 है कि सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? ये आपको बताना है, सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है धोलावीरा या ऑप्शन डी है सुरकोटला। बताइए कौन सा था प्राचीन बंदरगाह? तो याद रखेंगे, सिंधु सभ्यता का प्राचीन व एकमात्र बंदरगाह था, वो था कौन सा? लोथल। इसके बारे में हमने बात की थी। और यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं कि जो लोथल है आपका वो कहाँ है? आपका साबरमती, देखिए साबरमती नदी
और उसकी एक सहायक नदी है क्या, भोगवा नदी। ठीक है, लोथल कहाँ पे, भोगवा नदी के बीच स्थित है। वर्तमान जो है बात करें लोथल के, वर्तमान भारतीय राज्य में गुजरात में स्थित है ये, और खंबात की खाड़ी में, कहाँ पे, खंबात की खाड़ी में ये स्थित है, खंबात की खाड़ी। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, लोथल सिंधु सभ्यता का ये एकमात्र बंदरगाह है। चलिए एक प्रश्न में आपसे कमेंट करके आपको बताना है कि सिंधु जो सभ्यता थी, वो इसको जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी हम जानते हैं, वो आखिर में कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता थी। ये आपको कमेंट करके बताना है हमें कि जो सिंधु सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता थी। कमेंट करके जरूर बताना है आपको इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने कि हड़प्पा वासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे। ठीक है, आप थोड़ा सा यहाँ पे हिंट भी देख सकते हैं इधर। ऑप्शन ए है चित्रलिपि, पिक्टोग्राफिक जिसको बोलते हैं, रेखीय, सांकेतिक या प्रतीकात्मक। बताइए, थोड़ा सा हिंट मैंने यहाँ पे दिया है कि हड़प्पा वासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, चित्रलिपि का उपयोग यहाँ पे वो करते थे। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं एक छोटी सी बात कि जो हड़प्पा जो लिपि थी ये चित्रात्मक थी। ठीक है, इसमें क्या होता था, पक्षियों, मछली, मानव जैसे किस्मों के जो है वो चित्र बना के वो करते थे। और ये लिखी किस तरीके से जाती थी मैं आपको बता दूं, तो ये दाईं से लिखी जाती थी, दाईं ओर से, इस तरीके से इधर से लिखी जाती थी। ठीक है, दाईं ओर से, और इस तरीके से इसको ऐसे दाईं ओर से लिखकर फिर बाईं ओर से, इस तरीके से ये लिखी जाती थी, इस तरीके से। ठीक है, आप देख रहे होंगे, तो मतलब सर्पिलाकार रूप में ये लिखी जाती थी। ठीक है, सर्पिलाकार होती थी, मतलब दाएं से लिखना स्टार्ट करते थे और जैसे ही यहाँ पे लाइन खत्म हुई तो इधर से ही लिखना नीचे स्टार्ट कर देते थे, फिर यहाँ पे खत्म हुई तो यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देते थे, तो सर्पिलाकार रूप में, ठीक है, ये होती थी। याद रखेंगे इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। आपसे पूछा है कि जो हड़प्पा स्थल है वो किस नदी के तट पर स्थित है, सरस्वती, सिंधु, व्यास या रावी। तो याद रखेंगे वो कौन सी नदी है, तो वो है आपकी रावी नदी। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे ये स्थल है, ये रावी नदी है, इस पर ये जो है स्थित है, रावी नदी पर। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे हड़प्पा स्थल की खोज जो है वो किसने की थी, तो याद रखना हड़प्पा की जो खोज थी वो 1921 में, आपकी 1921 में किसने, दयाराम साहनी, किसने, दयाराम साहनी ने की थी। ये आप याद रखेंगे, दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई थी। और बात करें ये कहाँ पे स्थित है इस वक्त। ठीक है, रावी नदी के पास तो स्थित है, ये आपका कहाँ स्थित है, तो ये जो है आपका, ये पाकिस्तान के, देखिए यहाँ पे बात करें हड़प्पा की जो है, हड़प्पा के जो कुछ अब स्थल हैं, जैसे पाकिस्तान में कुछ प्रसिद्ध स्थल हैं, मध्यवर्ती पंजाब में कुछ स्थल हैं। ठीक है, सिंध और पंजाब में केंद्रित है एक तरीके से बात करें तो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12 कि कौन सा वेद 10 मंडलों में विभाजित है और 1028 सूक्तों का संग्रह है। कौन सा वेद है वो, ऑप्शन ए है यजुर्वेद, ऑप्शन बी है अथर्ववेद, ऑप्शन सी है ऋग्वेद, ऑप्शन डी है सामवेद। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऋग्वेद, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और बात करें सबसे पुराना वेद, देखिए सबसे पुराना वेद की यदि हम बात करें, सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आप कहेंगे ऋग्वेद ही है। ठीक है, ऋग्वेद। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि किस वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधानों का उल्लेख है। सामवेद में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में या यजुर्वेद में। बताइए यज्ञ संबंधी विधि विधानों का उल्लेख किस वेद में है, आपसे पूछ लिया है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जो उल्लेख है वो आपका कौन से वेद में है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका यजुर्वेद। ठीक है, ऑप्शन डी, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, एक एक करके जितने भी ये वेद से संबंधित प्रश्न हैं उनको भी हम यहाँ पे देख लेंगे, इसलिए ज्यादा निराश ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदों की कुल संख्या कितनी है, देखिए यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसलिए तो मैं इन प्रश्नों को लेके आया हूँ जो प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहें, 6 प्रश्न और हैं इसके अलावा। ठीक है, चलिए वेदों की कुल संख्या कितनी है, ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 3। तो यहाँ पे मैंने हिंट भी दिया है, तो वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। और वो कौन कौन से हैं, मैं आपको बता दूं एक बार कौन कौन से हैं वो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, 4 वेद हैं, इनका नाम याद रखना। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
कि ऋग्वेद जो वैदिक संस्कृत भजनों का एक प्राचीन संग्रह है में कितने मंडल हैं? 15, 25, 10 या 20? बताइए कितने मंडल हैं? आपसे पूछ लिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 10। कितने हैं? 10। देखिए यहाँ पे हिंट भी मैंने दिया है, ऋग्वेद की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। थोड़ा और डिटेल से हम यहाँ पे बात करेंगे ऋग्वेद की, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। देखिए 10 तो आपके मंडल हो गए, ठीक है, क्या हो गए? 10 तो आपके मंडल हो गए, ठीक है। बात करें सूक्त, तो वो कितने होते हैं? 1028 सूक्त होते हैं। क्या होते हैं? सूक्त 1028 होते हैं। मंत्र की बात करें तो कितने होते हैं? 10,462 मंत्र हैं। कितने? 10,462 मंत्र हैं, ठीक है। सनातन धर्म का ये सबसे आरंभिक स्रोत है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और बात करें ऋग्वेद में कितने देवताओं का उल्लेख है? 33 देवताओं का उल्लेख है। कितने? 33 देवताओं का उल्लेख है। और 25 नदियों का उल्लेख है। 33 देवता और 25 नदियों का ये उसमें उल्लेख है, ठीक है। इतनी बात आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित वेदों में से किसे गीत और संगीत का वेद माना जाता है? ऑप्शन ए है यजुर्वेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है अथर्ववेद, ऑप्शन डी है ऋग्वेद। बताइए सारे गामा पधा निशा। बताइए संगीत का वेद किसे कहा जाता है? तो सैसे संगीत, तो सैसे सामवेद को कहा जाता है। किसको? सामवेद। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। थोड़ा ट्रिक से भी याद रखेंगे, सैसे संगीत और सैसे सामवेद। तो संगीत का वेद किसको माना जाता है? सामवेद को माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन शास्त्र का एक संप्रदाय नहीं है? आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा भारतीय दर्शन शास्त्र का एक संप्रदाय नहीं है? ऑप्शन ए है वेदांत, ऑप्शन बी है सांख्य, ऑप्शन सी है पाणिका, ऑप्शन डी है न्याय। बताइए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, पाणिका नहीं है, ठीक है। बात करें यहाँ पे हम जो है भारतीय दर्शन के जो विद्यालय हैं, ठीक है, ये 6 विद्यालय थे। कौन कौन से? थोड़ा ध्यान से सुनना। पहला था न्याय दर्शन, दूसरा था आपका वैश्विक दर्शन, तीसरा था आपका सांख्य दर्शन, ठीक है, और चौथा था आपका योग दर्शन, और पांचवा था मीमांसा दर्शन, ठीक है, और छठा था वेदांत दर्शन, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे जो है नहीं पूछा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है कि प्राचीन भारत में अविभाज्य कण परमाणु का सिद्धांत सबसे पहले किस ग्रंथ में प्रतिपादित किया गया था? देखिए परमाणु का सिद्धांत सबसे पहले किस ग्रंथ में प्रतिपादित कर दिया गया था? ऑप्शन ए सुश्रुत संहिता, ऑप्शन बी है वैश्विक सूत्र, ऑप्शन सी है चरक संहिता, ऑप्शन डी है वृद्ध संहिता, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, वैश्विक सूत्र में ये सबसे पहले प्रतिपादित कर दिया था परमाणु का सिद्धांत, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब बात करें वैश्विक सूत्र जो है ये किसने लिखा है, किसकी रचना है? तो ये वैश्विक दर्शन का मुख्य ग्रंथ है, ये कणाद मुनि हुए हैं। एक कौन? कणाद मुनि, उन्होंने इसकी रचना की है वैश्विक सूत्र की, ठीक है, याद रखेंगे कणाद ने, ठीक है। इतनी आप याद रखेंगे। बात करें सुश्रुत संहिता, तो ये सुश्रुत ने लिखी है, और जो सुश्रुत थे कौन थे? शल्य चिकित्सा के जो है, शल्य चिकित्सा के इनको जनक कहा जाता है, ठीक है, सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक। आगे बात करें चरक संहिता की, तो ये चरक द्वारा लिखी गई है। ये कौन थे? आपके आयुर्वेद थे, ठीक है, इन्होंने आयुर्वेद के उसमें जो है एक चिकित्सक, ये चिकित्सक थे आमतौर पे, ठीक है, चिकित्सक ही थे जिन्होंने आयुर्वेद को बढ़ावा दिया, ठीक है, आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की। आगे बात करें वृहद संहिता, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये मिहिर, 12 मिहिर द्वारा, एक खगोल शास्त्री हुए हैं, भारतीय खगोल शास्त्री, कौन? 12 मिहिर, 12 मिहिर इनका नाम है, 12 मिहिर, ठीक है। व्रत संहिता जो है इनके द्वारा ये रचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 है आपके सामने दोस्तों। वीडियो कैसी लगी दोस्तों? वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा, शेयर करिएगा उन सभी लोगों तक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि आपका लेखपाल हुआ, यूपी पुलिस हुआ, एसएससी जीडी हुआ, जितने भी एग्जाम आने वाले हैं सभी, आपका चाहे वो टीचिंग हो, रेलवे का एग्जाम हो, ग्रुप डी वगैरह, जिसमें भी जीएस पूछी जाती है, आपके वनडे एग्जाम जितने भी हैं, उन सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये वीडियो है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए है वैश्विक सूत्र रुद्रदामन बसवराज उत्सुक कर्नाटक, ऑप्शन सी साक्ष्य कारिका जैमिनी, ऑप्शन डी है मीमांसा सूत्र। तो यहाँ पे जो सही सुमेलित है वो ऑप्शन डी है, मीमांसा सूत्र जैमिनी द्वारा लिखा गया है। बात करें यहाँ पे मीमांसा जो है, मीमांसा, ठीक है, मीमांसा का अर्थ की यदि हम बात करें
तो जिज्ञासा होता है, क्या होता है? जिज्ञासा, अर्थात जानने की इच्छा, जानने की लालसा। ठीक है, और इसके जो प्रवर्तक हैं वो महर्षि जैमिनी है। कौन है? महर्षि जैमिनी। चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ, इस वीडियो के लास्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20, कि उस हिंदू देवता का नाम बताइए जिनका एक प्रमुख आयुध कृषि हल है। आयुध मतलब क्या होता है? हथियार। ठीक है, क्या होता है? हथियार। उस हिंदू देवता का नाम बताइए जिनका एक प्रमुख हथियार कृषि हल है। बताइए किसका है? यदि आपने देखी होगी महाभारत वगैरह, तो आप बताएंगे बहुत आसानी से। ऑप्शन ए बलराम, ऑप्शन बी गणेश, ऑप्शन सी इंद्रपुत्र, ऑप्शन डी सुब्रमण्य। बताइए, आपने यदि महाभारत वगैरह या कृष्ण लीला वगैरह देखी होगी तो आप आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, कृषि हल जो है उनका प्रमुख हथियार था, जो कि कृष्ण जी के बड़े भाई थे। आमतौर पर क्या थे? कौन थे? बलराम। ठीक है, ऑप्शन ए, कृष्ण जी के एक रूप इनको माना जाता है। ठीक है, विष्णु जी के, सॉरी, विष्णु के रूपों में से इनको माना जाता है। तो बलराम थे कृष्ण के बड़े भाई। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसे लगे आज के प्रश्न, टॉप 20% जो बार बार रिपीट होते हैं, और कैसी लगी आज की क्लास दोस्तों, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा और शेयर करिएगा उन सभी भाई बहनों तक, सभी दोस्तों तक इस वीडियो को जो तैयारी कर रहे हैं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ बहुत जल्द दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।